हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम समझने वाले हैं, बनाने वाले हैं। उस जावा प्रोग्राम में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट समझेंगे। आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो सिर्फ दूसरी क्लासेस को इनहेरिट कर, दूसरी क्लासेस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करती हैं, जो भी मेथड्स होते हैं या डेटा मेंबर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बहुत जनरल क्लास होती है और उसका ऑब्जेक्ट बनाना सेंसिबल भी नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहाँ पे डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप इन पैकेज P1, यानी कि एक फोल्डर में हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है शेप, और उससे दो क्लासेस इनहेरिट करनी है, रेक्टेंगल इन पैकेज P2 एंड सर्कल इन पैकेज P3। यानी कि एक क्लास शेप बनानी है, उससे हमें इनहेरिट करनी है रेक्टेंगल और सर्कल क्लास। अब देखो, जैसे इनपुट है या आउटपुट है, सर्कल का एरिया हम आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेप का एरिया क्या होता है? शेप का कुछ एरिया नहीं हो सकता, इसलिए बहुत जनरल क्लास होती है, इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। ठीक है, और बाकी क्लासेस हम इससे इनहेरिट करते हैं। जैसे जब ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर लोगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए ना स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप इन पैकेज P1, यानी कि P1 नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने VS कोड में एक प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया हुआ है जिसके अंदर मैंने मेन डॉट जावा बनाई हुई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है आगे। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है P1 के नाम से। यहाँ पे P1 में हमें डालनी है शेप। ठीक है, तो मैं बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं P1। ओके, अब इस P1 के अंदर हमें फ़ाइल बनानी है। इस P1 के अंदर फाइल बनाएंगे हम शेप के नाम से, क्योंकि उस क्लास का नाम शेप है, शेप डॉट जावा। ओके, तो देखो इसने कुछ बेसिक कोड अपने लिए लिख दिया, जो कि ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट बनानी है। तो आप या तो एब्स्ट्रैक्ट नीचे चूज़ कर सकते हो ड्रॉप डाउन में से। तो अगर मैं चूज़ करता हूँ तो देखो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें क्लास से पहले नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पब्लिक क्लास शेप, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया है क्लास से पहले, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह जो हमारे मेथड्स होंगे ना, मेथड में भी हम एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से मेथड बनाने हैं हमें? एक इनपुट और एक डिस्प्ले एरिया। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ उन्हें पब्लिक वॉइड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते, उन्हें डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक टाइप से प्रोटोटाइप चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए। ओके, और यहाँ पे हमें इसे भी एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सारी एरर चलेगी। उसके बाद से हम दोबारा से एक और बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले एरिया। ठीक है, ये दोनों मेथड ओवरराइड हो जाएंगे, जो भी हमारी क्लास अब नहीं बनेगी, यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल में। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये मेन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट शेप का जो फोल्डर है उसके अंदर है P1। ठीक है, अब P1 की हायरार्की में, यानी कि जिस लेवल पे P1 है उसी लेवल पे हमें पैकेज P2 बना लेंगे। देखो मैंने P2 बना लिया। P2 के अंदर क्या चाहिए हमें? P2 के अंदर चाहिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन पैकेज P2। ठीक है, P2 के अंदर एक फाइल बनाएंगे रेक्टेंगल डॉट जावा। देखो इसने पैकेज वगैरह सब अपने लिख दिया। अब ये वाली क्लास नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास, ये एक्चुअली उसे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स किसे? शेप को। ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने कहा था इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, यानी कि हमने शेप में से इनहेरिट किया रेक्टेंगल क्लास। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसने 2-3 लाइन ऐड करी है। पैकेज P2 लिखना बहुत ज़रूरी है और इंपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मतलब लाइंस ऑटोमेटिक नहीं आई है तो आप इस तरीके से आपको लिखनी पड़ेगी, वरना एरर आएगी। ठीक है, यानी कि P1 डॉट शेप जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे पैकेज में है। अगर आप फाइल तीनों एक ही डायरेक्टरी में बनाते तब ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पैकेज की वजह से हमें ये कर रहा है। ओके, आगे समझते हैं। अब हमें आगे करना है रेक्टेंगल की। देखो क्या होते हैं, रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, तो दो वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे हम, तो मैं प्राइवेट ले लेता हूँ, डबल ले लेते हैं। ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू भी होगी, तो प्राइवेट डबल लेंथ एंड सेकेंड प्राइवेट डबल विड्थ। ठीक है, बढ़िया।
अब यहाँ कि इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर होता है एक मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है क्लास का, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसलिए मैं इसे पैरामीटर कुछ नहीं दे रहा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं क्या चाहता हूँ, लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल टू 0 हो जाए। ओके, तो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया इन्हें। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ये इस बार बनाने वाला हूँ मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डबल एल कोमा विड्थ के लिए डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें लेंथ को इनिशियलाइज करना है एल से, जो भी हमें पास ऑन मिलेगी, और विड्थ को इनिशियलाइज कर देते हैं डब्ल्यू से, सिंपल। यहाँ पे हमारे 2 कंस्ट्रक्टर बड़े आराम से बन चुके हैं। अब जो है मेन चीज़ स्टार्ट होती है। मेन काम जो हमारा था कि जो हमें शेप में से, मैं आपको दिखा दूँ, शेप में 2 मेथड थे, इनपुट और डिस्प्ले एरिया। अब हमें इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट हमें बेस उसमें करना है, यानी कि क्लास के हिसाब से, यानी कि रेक्टेंगल के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, और सर्कल वाली क्लास में सर्कल के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं, क्योंकि हम इसे ओवरराइड कर रहे हैं, तो आप एक ओवरराइड यहाँ पे एक टैग लगा सकते हो, शायद टैग कहते हैं इस चीज़ को। इससे क्या होगा, अगर आप ओवरराइडिंग में कुछ मिस्टेक करोगे ना, मतलब मान लो ओवरराइडिंग का फंक्शन आपका सही से डिफाइन नहीं हुआ, या पैरामीटर मैच नहीं कर रहे, या कुछ भी है, तो आपको एरर आ जाएगी, ताकि आप प्रॉपरली इसे ओवरराइड करो। देखो मैंने अभी किया नहीं ना, तो देखो मुझे रेड लाइन से एरर आ रही है। जब मैं कर दूंगा तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन स्टेप है ये, ठीक है। गुड प्रैक्टिस है इसे करना। अब फटाफट से उसे ओवरराइड कर लेते हैं। तो देखता हूँ मैं, ये था एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनपुट, ठीक है। इनपुट वाला करते हैं पहले, वॉइड इनपुट, ओके। हाँ, पब्लिक भी लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड, डन। अब देखते हैं यहाँ पे कि इनपुट लेना है, तो उसके लिए पहले एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे स्कैनर एक बना लिया, स्कैनर, और उसका ऑब्जेक्ट है इनपुट नाम का, और लास्ट में मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ इनपुट डॉट क्लोज से, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मैंने एंटर द लेंथ, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ का इनपुट लिया, डबल में लिया नेक्स्ट डबल, और इसमें विड्थ का इनपुट लिया नेक्स्ट डबल, ठीक है। एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो एरर आ सकती है यहाँ पे। सबसे पहले तो पैकेज P2 आपको डिफाइन करना, अगर नहीं है तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करना पड़ेगा, वरना स्कैनर में एरर आएगी। और पैकेज P1 को हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करोगे तो एरर नहीं आएगी। यहाँ पे रेक्टेंगल में एरर आ रही है, जब हम इसे पूरा कर देंगे तो ये रेक्टेंगल क्लास का एरर भी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने डिस्प्ले एरिया फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो फटाफट से हम उसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगेन हम उसे ओवरराइड कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ ओवरराइड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एरिया, ठीक है। अब हमें उसका एरिया एस आउट करना है, तो उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं इसको यहाँ पे एल इंटू भी लिख दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे हमने विड्थ लिया ना, विड्थ लिख देते हैं, ओके। तो जो भी वैल्यू होगी डिस्प्ले मतलब कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया, डिस्प्ले कर देगा। हमारे यहाँ पे ये वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। देखो सारी कोई एरर नहीं आ रही, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जो हमें इंपोर्ट वगैरह करना है, ओके ग्रेट। तो हमारी रेक्टेंगल क्लास हो गई है। इसी टाइप से हमें सर्कल बनानी है। सर्कल में क्या होगा, ऐसी ये वाली चीज़ें सेम होने वाली है। कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम उसे इनपुट लेंगे और डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। मैं आपको फटाफट से वो भी करके दिखाता हूँ। अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन में, रेक्टेंगल हमें बनानी थी P2 में एंड सर्कल इन P3, ठीक है। तो हम P3 में अब सर्कल बनाने वाले हैं। तो एक नया फोल्डर बनाऊँगा P3, कैपिटल P, उसके अंदर 3। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ आपको, देखो जो मेन फोल्डर है उसके अंदर होने चाहिए। कई बार क्या होता है P1 के अंदर हम P2 बना देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। P1 P2 P3 सेम लेवल पे होने चाहिए। ये मेन का क्या करना वो मैं बताऊँगा आगे। इसके अंदर में बनानी सर्कल डॉट जावा, ओके।
यहाँ पे देखो इसने पैकेज और सर्कल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बढ़िया। अब हमें क्या है, ये एक्सटेंड कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये एक्सटेंड्स, ये शेप को एक्सटेंड कर रहा है। जैसे मैं इस पर देखो टैप करूँगा ना, तो इसने इंपोर्ट कर लिया अपने आप ही P1 डॉट शेप। अगर आप देख पा रहे हो P1 डॉट शेप इंपोर्ट हो चुका, नहीं हुआ तो आपको अगेन मैनुअली करना पड़ेगा। ग्रेट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अब सर्कल के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, ठीक है। रेडियस के लिए प्राइवेट फील्ड बना लेते हैं। अगेन मैं डबल ही रखने वाला हूँ इसे रेडियस के नाम से। ओके, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सुपर की ज़रूरत नहीं है हमें, रेडियस इज इक्वल टू 0.0 सेट करना है। ओके, उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक सर्कल। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, ये पैरामीटराइज बनाने वाला, तो डबल आर ले लेते हैं हम इनपुट। ओके, ग्रेट। तो रेडियस इज इक्वल टू आर हो जाएगा इस केस में। कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमारा इनपुट फंक्शन ओवरराइड करना है। ओवरराइड का ओ कैपिटल होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। हाँ, तो हमें वॉइड पब्लिक वॉइड इनपुट फंक्शन कुछ नहीं है, हमें अगेन वो स्कैनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। अब स्कैनर बनाने के बाद हमें एंटर रेडियस, इनपुट डॉट, यहाँ पे हमें रेडियस में लेना है इनपुट। रेडियस इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। और यहाँ प्रिंट एल की जगह मैं प्रिंट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि सेम उसमें इनपुट ले लेंगे, सेम लाइन में इनपुट ले लेंगे, ठीक है। डन। तो उसके बाद हमें इनपुट को क्लोज करना, सिंपली डॉट CLO ऐसे। ग्रेट। तो हमने पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अगेन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने उसे रेडियस को इनपुट लिया और स्कैनर को क्लोज कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्कैनर इंपोर्ट भी हो चुका, नहीं होता तो अगेन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। इसका डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड कर लेते हैं हम जल्दी से, वो फाइनल है, फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम चल गया ज़रा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एरिया, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल से ये रिटर्न करना है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे कंकैटिनेट कर देंगे हम, यानी कि ऐसे हम कर सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है πr², तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कांस्टेंट डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस टाइम्स रेडियस। ग्रेट, हमारा ये सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है और देखो कोई एरर नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ एरर आ रही है तो कहीं या तो कहीं दिक्कत इंपोर्ट में होगी या फिर पैकेज बनाने में कुछ मिस्टेक हुई होगी, जैसे मैंने बताया कि सेम लेवल पे नहीं है, P2 के अंदर P3 बना दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। ग्रेट। तो हम मेन डॉट जावा में चलते हैं और बाकी हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको टेस्ट करते हैं। और ये जो डायनेमिक मेथड डिस्पैच है, ये क्या है, ये मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इनके, रेक्टेंगल REC इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने बनाया था, तो हम डायरेक्ट ना पैरामीटर पास कर देते हैं इसकी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। तो 10 और 5 कर देता हूँ मैं अभी, सिंपल क्योंकि रखना है ना हमें, इस वजह से। तो रेक्टेंगल, या हम इनपुट आउटपुट लेते हैं यार। तो मैंने रेक्टेंगल एक डिफाइन किया, REC डॉट इनपुट लिया और REC डॉट प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले एरिया जो हमने बनाया था, ठीक है। इसी तरह हम सर्कल के लिए भी कर लेंगे। सर्कल C इज इक्वल टू न्यू C डॉट इनपुट, या इसका
ले लेते हैं यार इसका इनपुट और सी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इस टाइप से हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने रेक्टेंगल और सर्कल के ऑब्जेक्ट बना लिए और उनका इनपुट और डिस्प्ले एरिया फंक्शन भी कॉल कर लिया है। तो हम वन बाय वन इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा अभी। और यहाँ पे आप देखो दोनों को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि P2 डॉट रेक्टेंगल को भी आपको इंपोर्ट करना है और P3 डॉट सर्कल को भी इंपोर्ट करना है, नहीं करोगे तो एरर आती है। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगल के लिए रन करके देख लेते हैं अपन लोग। मैं रन करता हूँ इसे। तो एंटर द लेंथ देखो 10 और मैं इसे 2.0 डाल देता हूँ। ठीक है, देखो 20 एकदम बढ़िया आंसर आ रहा हमारा। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम इसे करेंगे ग्रेट। तो मैं दूसरे वाले को रन करके देखता हूँ इसके नीचे। ठीक है, एंटर द रेडियस तो हम डाल देते हैं कुछ, तो 3.14 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया 314 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। अब मैं इन दोनों को एक साथ नहीं चला पा रहा, देखो हालांकि मुझे लगता है कुछ एरर है शायद। देखो अलग अलग चल रहे हैं लेकिन एक साथ। देखो लेंथ पूछा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ आ रहा है। रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ तक तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा। खैर हम जो हमारा मेन फोकस है अभी वो बात कर लेते हैं, मैं बता दूंगा बाद में। तो हमें बेसिकली क्या करना था, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड क्या होता है यार, देखो हमने ना एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल की जगह ना मैं सिंपली यहाँ पे शेप यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्ट शेप। ठीक है, तो अब भी ये बिल्कुल वैलिड है। तो देखो शेप से मैंने डिक्लेयर करा है, लेकिन मैंने इंस्टेंशिएट यानी कि उसका ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो क्यों ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेक्टेंगल को इनहेरिट किया शेप में से, यानी कि रेक्टेंगल इज़ अ शेप। रेक्टेंगल इज़ अ शेप, तो ऐसा करना परफेक्टली वैलिड है। तो यहाँ सर्कल को भी मैं शेप कर सकता हूँ, सर्कल वाले पार्ट में भी मैं शेप कर सकता हूँ, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट वैलिड है एकदम। ठीक है, तो मैं इससे भी कोड को रन करके दिखा देता हूँ। इसका यूज़ क्या हम जनरली सोच सकते हैं ना, हमें बार बार रेक्टेंगल या हमें शेप का ध्यान रखना है बस, और अपना काम हो गया। मैं इसको बताऊँगा कि कैसे होता है ये जो एंटर फ्रॉम द यूज़र है, तो हम यूज़र से एंटर करेंगे कि वो रेक्टेंगल की चॉइस रखना चाहता है या सर्कल की। ठीक है, अब हमें क्या पता है यूज़र क्या करेगा। तो हमने क्या करा, एक शेप नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और बेस्ड अपॉन यूज़र हम उसे रेक्टेंगल या सर्कल से इनिशियलाइज करेंगे उस शेप को। ठीक है, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, पहले ये सही काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं बताता हूँ ये डायनेमिक मेथड डिस्पैच का यूज़ कैसे करना है। तो इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करने वाला हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी हम क्या कर रहे हैं। उससे पहले ही आप देख लो कि स्कैनर इंपोर्ट किया, और ये तीनों चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी ज़रूरी है वरना एरर आती है। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, और एक हमने शेप का एक शेप नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो हम इसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, शेप मैं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे न्यू इज इक्वल टू न्यू शेप ऐसे लिख नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है ना, उसके अंदर मेथड डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। सिर्फ एक टाइप से प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, जिन्होंने सी या C++ पढ़ी होगी उनके लिए। तो हम क्या करेंगे, बेस्ड अपॉन यूज़र इनपुट, हमने यूज़र से कहा भैया 1 के लिए रेक्टेंगल और 2 पे सर्कल है। तो बताओ अगर यूज़र 1 डालता है, चॉइस 1 होती है, तो हम उसे रेक्टेंगल से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और रेक्टेंगल, और हम देखो शेप के इनपुट आउटपुट क्या नाम है फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और वो अपने आप रेक्टेंगल के रिस्पेक्टिव कॉल करेगा। ठीक है, हम बस शेप डॉट इनपुट लिखेंगे, और प्रोग्राम ना रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि मुझे रेक्टेंगल वाला कॉल करना है या सर्कल वाला कॉल करना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच, यानी कि डायनेमिकली कर रहा है हमारा प्रोग्राम रन। ठीक है, एट रन टाइम पे वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे शेप डॉट इनपुट है। अब शेप तो खुद नहीं है ना, शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो या तो रेक्टेंगल या तो सर्कल। तो अब वो डिसाइड कर रहा है, अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल से इनिशियलाइज कर रहा है ना, तो इसलिए वो समझ जाएगा कि हमें रेक्टेंगल वाला इनपुट कॉल करना चाह रहे हैं, और यहाँ भी वो समझ जाएगा। तो हम जनरली काम कर सकते हैं, 10-12 ऑब्जेक्ट भी होंगे ना, तो हमें बस शेप डॉट इनपुट लिखना, बात खत्म। उसके बाद मैंने एल्स में लिखा इनवैलिड चूज, मतलब 1 और 2 के अलावा कुछ और चूज़ करेगा तो इनवैलिड आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट डॉट क्लोज भी है। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ शेप।
तो पहले मैं रेक्टेंगल चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ रेक्टेंगल में देखो समझ गया, वरना रेडियस भी मांग सकता था, लेकिन ये समझ गया कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच है। ओके, तो 10 और 3 दे देते हैं, 30 आ गया। अब इसे दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करने पे इस बार मैं सर्कल दे देता हूँ। सर्कल का देखो समझ गया कि भाई ये रेडियस की बात कर रहा है। तो देखो 3.14 को 10 × 10 करोगे तो 314 आता है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को समझने के लिए बेसिकली 2-3 चीज़ें, एक इनहेरिटेंस की बेसिक नॉलेज है और एक क्लासेस की बेसिक नॉलेज है। तो बहुत इजी प्रोग्राम है। मेन इस प्रोग्राम का मकसद था एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते ना, तो हम ये डायनेमिक वाली चीज़ यूज़, हम देखो शेप डॉट, वरना हमें फिर रेक्टेंगल डॉट इनपुट या सर्कल डॉट इनपुट ऐसे यूज़ करना पड़ता। तो हम जनरली यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इस वजह से क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाया, जिसकी वजह से हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। यहाँ पे हमने पैकेज बनाया था, तो पैकेज का भी थोड़ा बहुत हमने देखा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था फाइनली। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।